नया चैप्टर माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। फ्री का चैप्टर है। मेमोरी से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा। अगर इसको समराइज करके लिख लिया जाए तो एक पेज में आएगा और उसी एक पेज से सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। जैसे पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है, इसमें कोई विशेष सवाल नहीं है, फिर भी जो लिखा है दो लाइन पढ़ लेते हैं। पहली लाइन ये है, माइक्रोब कहाँ पाए जाते हैं? तो कहोगे एवरीवेयर, मतलब चाहे सॉइल हो, वाटर हो, एयर हो या इनसाइड बॉडी हो, ये उन जगहों पर भी पाए जा सकते हैं जहां सामान्य लाइफ फॉर्म नहीं पाई जाती है। जैसे किसी गीजर या थर्मल वेंट में पाए जाएंगे जहां टेम्परेचर 100 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, या काफ़ी डीप सॉइल में होंगे, या स्नो में कई मीटर नीचे होंगे। माइक्रोब में आते कौन हैं? तो देखो कौन आते हैं, इसमें प्रोटोजोआ आएंगे, ये अंडरलाइन करो, बैक्टीरिया आएंगे, फंजाई आएंगे, और माइक्रोस्कोपिक एनिमल, और क्या, प्लांट, वायरस, वायरॉइड, प्रियांस, ये सब क्या हैं? प्रोटीनेशियस प्रिकांस क्या है? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है। तो इसमें जो जनरल क्वेश्चन मिला नहीं, कोई विशेष बात। मेनली कौन आएंगे? तो प्रोटोजोआ के मेंबर होंगे, फंजाई के मेंबर होंगे, और प्रोटिस्टा के बैक्टीरिया होंगे इसमें। यहाँ एक क्वेश्चन है, हो सकता है ये मिल जाए। डायग्राम में एक सवाल है, ये एक क्वेश्चन है, एडिनो वायरस, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करने वाले वायरस का नाम तो है तो बहुत सारे, लेकिन हो सकता है ये एग्जाम में मिल जाए। यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड का मतलब घर में उपयोग होने वाली सामान क्या क्या देखते हैं। तो वो लिखा है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन किसका? तो कर्ड बनाते हैं कहाँ से? मिल्क से। ये माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज हो गया। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है? तो कहेंगे लैक्टोबैसिलस। कॉमनली क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कहाँ ग्रो करता है? मिल्क में, और इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? कर्ड में। जब ग्रोथ होती है तो लैक्टिक एसिड बैसिलस प्रोड्यूस करते एसिड, जिसको लैक्टिक एसिड कहेंगे, जो कोआगुलेट कर देगा और पार्शियली डाइजेस्ट करेगा। ये ध्यान रखिए एग्जाम में, टोटली मत कर दीजिएगा, टोटली करेंगे गलत हो जाएगा। पार्शियली डाइजेस्टेड किसको? मिल्क प्रोटीन को। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड किया जाता है मिल्क में, आएजे इनाकुलम या आएजे स्टार्टर, और उसमें पाए जाते हैं मिलियंस ऑफ लैब। जैसे ही सुटेबल टेम्परेचर मिलता है, ये कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को किसमें? कर्ड में, क्योंकि ये क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आया हुआ सवाल है, जब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बढ़ जाएगी? न्यूट्रिशनल क्वालिटी। क्यों बढ़ जाएगा? विटामिन B12। अवर स्टमक, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेनिफिशियल रोल अदा करते हैं किसमें? चेक डिजीज काजिंग माइक्रोब, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टमक में ये क्या करते हैं? डिजीज करने वाले माइक्रोब को भी रोकते हैं। डफ, जिसका इस्तेमाल एज ए फूड सच एज क्या? चाहे डोसा हो चाहे इडली हो, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा डोसा और इडली के लिए जो डफ बनता है उसमें फर्मेंटेशन कौन करेगा या किससे करवाया जाएगा? तो बैक्टीरिया। और उसका पफ अप अपीयरेंस होता है किसका? डफ का। क्यों? तो कहोगे CO2 गैस। मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसको कहेंगे। इसी तरीके से अगर डफ किसमें यूज कर रहे हो? ब्रेड मेकिंग में यूज कर रहे हो, तो फिर फर्मेंटेशन कोई और करेगा जिसका नाम बेकर ईस्ट या। तो दो सवाल मिल गए, ब्रेड बनाने वाले डफ में फर्मेंटेशन कौन करेगा, और डोसा इडली वाले
डफ में फर्मेंटेशन कौन करेगा? बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक हैं जिसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होती है, जैसे ताड़ी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, कहाँ? साउथ इंडिया की। कैसे बनाते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं किसका? सैप का। किसके? तो कहोगे पाम का। बहुत सारे फर्मेंटेड फिश हैं, फर्मेंटेड सोयाबीन, फर्मेंटेड बम्बू यूज होता है एज ए फूड। फिर याद करेंगे चीज क्या है, तो ये भी एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब क्या होता है, अलग अलग वैरायटी के चीज का अलग अलग टेक्सचर होता है, अलग अलग फ्लेवर होता है और अलग अलग टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब इन माइक्रोब यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देखो, बड़े बड़े होल कई बार एग्जाम में आ चुका है, किसमें? स्विस चीज में। कहाँ से बनते हैं? तो कहोगे लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। कौन बनाएगा? बैक्टीरिया। कौन सा? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। कौन बनाएगा? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। फिर आएगा रकफोर्ट चीज, इसकी राइपनिंग कौन करता है? तो कहोगे स्पेसिफिक फंजाई ग्रो कराते हैं और उसी आते क्या आ जाता है? पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। तो सब क्वेश्चन है। रकफोर्ट चीज की राइपनिंग फंजाई है, जबकि स्विस चीज में क्या है? बैक्टीरिया, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। फिर आता है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस किया जाए। तो इसके लिए कहाँ ग्रो कराओगे? तो ये डाटा याद रखिएगा, नाम फर्मेंटर का यूज करेंगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? फर्मेंटर। जैसे कि फर्मेंटेड बिवरेजेज, तो फर्मेंटेड बिवरेजेज की बात करेंगे। पेय पदार्थ करा माइक्रोब स्पेशली कौन सा? ईस्ट, इसको यूज किया गया है बहुत दिनों से। किसके लिए? बेवरेजेज, जैसे वाइन हो, बियर हो, विस्की हो, ब्रांडी हो, रम। दिस पर्पज किसका यूज करेंगे? फर्मेंटेशन कौन कराएगा? वही सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी जो कहाँ यूज हो रहा था? ब्रेड में। लेकिन अब चूंकि इसका अल्कोहल में यूज कर रहे हो तो इसी को कहते हैं क्या? ब्रीवर्स ईस्ट। क्या यूज करते हैं? तो कहोगे ये फर्मेंटेशन करता है किसका? माल्टेड सीरियल का या किसका? फ्रूट जूस का। और अल्कोहल के नाम पर क्या बनाएंगे? इथेनॉल। कौन सी प्रोसेस होगी? तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो फर्मेंटेशन के लिए और कौन सी प्रोसेस कर रहे हो, जैसे विद डिस्टिलेशन है या विदाउट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्कोहलिक बेवरेजेज का जो नाम होगा या उसकी जो क्वालिटी होगी वो दो चीजों पर डिपेंड होगी। एक रॉ मटेरियल आपने कौन सा यूज किया है और एक डिस्टिलेशन है या डिस्टिलेशन नहीं है। वाइन और बियर, वाइन और बियर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, जबकि विस्की, ब्रांडी और क्या? रम प्रोड्यूस बाई क्या? डिस्टिलेशन। किसका? फर्मेंटेड ब्रॉथ का। तो ये याद रखिएगा कौन विदाउट डिस्टिलेशन है और कौन विद। जो विदाउट डिस्टिलेशन होगा उसमें लो होगा, उसमें अल्कोहल लो होगा, और विद डिस्टिलेशन जो होगा उसमें हाई होगा। तो याद रखिएगा विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन। फिर आएगा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन प्रोड्यूस करेगा? माइक्रोब। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है किसकी? 20th सेंचुरी की, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर में। एंटी का ये मीन्स होता है अगेंस्ट, और बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब अगेंस्ट लाइफ। तो किसके अगेंस्ट लाइफ होता है? तो कहोगे डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई भी केमिकल जो बीमारी करने वाले ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हो उसका नाम एंटीबायोटिक।
इसका मतलब है कि ये प्रो लाइफ होंगे, किसके लिए? ह्यूमन के लिए। ह्यूमन के लिए एंटीबायोटिक नहीं होंगे, बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक और ह्यूमन के लिए प्रो लाइफ। एंटीबायोटिक क्या है तो कहोगे केमिकल हैं। जो कौन प्रोड्यूस करेगा? कुछ माइक्रोब जो किल करेंगे या रिटार्ड करेंगे किसको? ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब। कौन सा? स्पेशली बैक्टीरिया। कौन सा? बैक्टीरिया। कह रहा आप तो नाम जानते ही होंगे कौन सा एंटीबायोटिक। ये पहली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड है। कैसे? तो चांस डिस्कवरी हुई। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जब ये काम कर रहे थे किस पर? स्टेफाइलोकाकस। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया एक माउल्ड ग्रो कर गया है। किसमें? अनवास्ड कल्चर। और जो क्या कर रहा है? प्लेट अराउंड विच, जिसके अराउंड स्टेप्टोकाकस ग्रो नहीं। ध्यान से सुनेंगे, जिसमें माउल्ड ग्रो कर गया उसमें स्टेफाइलोकाकस ग्रो नहीं कर पा रहा था। बाद में पता चला कि ये एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है। कौन? माउल्ड। उसी केमिकल का नाम क्या रखना पड़ा? पेनिसिलिन। क्योंकि माउल्ड का नाम क्या था? पेनिसिलम नोटेटम। बाद में पता चला कि ये एंटीबायोटिक है। इसको एंटीबायोटिक के तरीके से किसने एस्टेब्लिश किया? अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी। फिर आज बहुत सारे यूज हुए, बहुत सारे एंटीबायोटिक वर्ल्ड वार 2 यूज हुई। फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लारी को क्या मिला? नोबेल प्राइज। कब? 1945 का। कह रहा है एंटीबायोटिक आने से कौन कौन सी बीमारियों से बचना आसान हो गया है। तो देखो, प्लेग है, वूपिंग कफ, काली खांसी इसको कहते हैं, डिप्थीरिया, गलघोटू कहते हैं, लेप्रोसी कुष्ठ रोग। ये पहले बहुत लाखों लोगों को मार देते थे जब एंटीबायोटिक नहीं थी। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा एंटीबायोटिक आने के बाद कौन कौन सी बीमारियां कंट्रोल में आई। तो ये कुछ नाम दिए हैं। अगर इस चैप्टर से एक सवाल पूछेगा, अगर इस चैप्टर से एक सवाल पूछेगा तो वो यही हेडिंग होगी। यहां जितना लिखा है सब पूछा जा चुका है। और अभी एग्जामिनर कर क्या रहा है? मैचिंग का क्वेश्चन पूछता है। मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ माइक्रोब यूज किए जाते हैं कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। चाहे एसिड प्रोड्यूस कर लो, चाहे अल्कोहल प्रोड्यूस कर लो, चाहे एंजाइम। जैसे एस्परजिलस एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है, इसका यूज करके क्या बनाएंगे? लेकिन एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरिया है, क्या बनाएगा? क्लास्ट्रीडियम ब्यूटालिकम एक बैक्टीरिया है, क्या मिलेगा? ब्यूटारिक एसिड। और लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, क्या मिलेगा? तो ये तो चारों मैचिंग में खूब एग्जाम में आ रहे हैं। ईस्ट नाम पहले से पता, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। कॉमर्शियल प्रोडक्शन कराएंगे किसका? अल्कोहल या इथेनॉल। माइक्रोब यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, जैसे लाइपेज एंजाइम बनवाया जाएगा। जो कहाँ यूज करोगे? डिटर्जेंट में यूज करोगे। क्यों? क्योंकि ये रिमूव करेगा क्या? ऑयली स्टेन। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बॉटल फ्रूट जूस है जो मार्केट से लाते हैं बहुत क्लियर होता है, जबकि घर में वाला उतना क्लियर नहीं होता है। तो याद रखिएगा बॉटल फ्रूट जूस को क्लैरिफाइड किया जाता है किसके द्वारा? तो आंसर देंगे पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। तो 2 एंजाइम मिल गए, एक कौन सा? लाइपेज और एक कौन सा? पेक्टिनेज और प्रोटीएज। फिर देखिएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बनाएगा? एक बैक्टीरिया, नाम स्ट्रेप्टोकाकस। क्या है? वो भी स्ट्रेप्टोकाकस या मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? एज ए ब्लड क्लॉट बस्टर, क्योंकि ये रिमूव करेगा ब्लड क्लॉट को। कहाँ से? ब्लड वेसल से, खासकर उन पेशेंट में जिनको क्या होगा? मायोकार्डियल इन्फाक्शन या क्या? हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फाक्शन वाले मरीजों के
ब्लड में जो ब्लड क्लाट है उसको रिमूव करने के लिए क्लाट बस्टर क्या यूज करोगे? स्ट्रेप्टोकाइनेज। कौन बनाएगा? स्ट्रेप्टोकाकस। जो हमारे शरीर में जाकर के कुछ काम करे उसको कहते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर के कुछ काम करे उसको क्या कहोगे? तो इसका मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेज भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। दूसरा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल मिल गया क्या? जो यूज होता है एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। किसमें? उन लोगों में जिन लोगों का क्या होता है। कौन बनाएगा? फंजाई बनाएगी। नाम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, याद रखिएगा। फिर एक केमिकल आ गया स्टैटिन। कौन प्रोड्यूस करेगा? फंजाई ही है, बस नाम क्या लिख दिए? ईस्ट। कौन? तो आंसर देंगे मोनेस्कस परप्यूरियस। ये जल्दी न रखिएगा, ईस्ट का नाम केवल सैकेरोमाइसीज ही नहीं है, और भी ईस्ट हैं। तो ईस्ट सैकेरोमाइसीज भी है और ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस है। इसका इस्तेमाल होता है ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट। क्यों? ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है, उस एंजाइम का जो बनाता क्या है? कोलेस्ट्रॉल। तो ये एसर्शन रीजन में भी आ सकता है। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ये हो गया एसर्शन। तो रीजन क्या है? रीजन है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उस एंजाइम का जो माइक्रोब यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट। कह रहा लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर जनरेट होता है हम लोगों के घरों से। मेजर कंपोनेंट की बात करें तो वाटर होता है और ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। म्यूनिसिपल वेस्ट को ही क्या कहते हैं? सीवेज। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है और साथ में क्या होते हैं, और इसमें से ज्यादातर बीमारी करने वाले होते हैं। तो अगर ये ह्यूज क्वांटिटी ऑफ जो सीवेज है वो कहाँ जाए? अगर हम इसको सीधे डिस्चार्ज कर देंगे किसमें? किसी नेचुरल वाटर बॉडी, चाहे रिवर में या स्ट्रीम में, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। ये पैथोजेनिक होते हैं और उस पानी को जो पिएगा या उसका जो इस्तेमाल करेगा उसको बीमारी हो जाएगी। इसी नाते बिफोर डिस्पोजल सीवेज को क्या किया जाए? तो ट्रीट किया जाए। कहाँ? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। और इसको क्या कर दिया जाए? याद रखना ये लेस पोल्यूटिंग लिखा है, नॉन पोल्यूटिंग नहीं लिखा है। जीरो नहीं कर देंगे, इसका पोल्यूशन कम करेंगे। इतना थोड़े कम कर देंगे इसको सीधे यूज कर लें। नॉन पोल्यूटिंग नहीं मतलब थोड़ा पोल्यूशन कम कर देंगे। कहाँ करोगे? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहाँ करोगे? तो ये काम कौन करेगा? तो अभी आप रटेंगे। क्या लिखा है? हेट्रोट्राफिक माइक्रोब। उसके ऊपर लिख लीजिए एरोबिक बैक्टीरिया। क्या कहेंगे? एरोबिक बैक्टीरिया। नेचुरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज। कैसे करेंगे? तो दो स्टेप। पहला है प्राइमरी। इस ट्रीटमेंट की खास बात यह है कि इसमें फिजिकल ट्रीटमेंट होता है और रिमूव करेंगे पार्टिकल, चाहे वो लार्ज पार्टिकल हो चाहे स्मॉल। ठीक है, कैसे करोगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन करेंगे और फिर क्या करेंगे? तो जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं वो कैसे हट जाएंगे, और जो छोटे पार्टिकल ये आर रिमूव इन दिस इनिशियली, तो फ्लोटिंग डेब्रिस रिमूव हो जाएगा बाय द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। और जो ग्रिट होगी जिसमें सॉइल होगा, स्मॉल पीबल्स होंगे, वो किससे रिमूव हो जाएंगे? कहने का मतलब है कि जितने भी सॉलिड होंगे वो सब नीचे बैठ जाएंगे और उसको कहोगे क्या? तो इधर जरा देख लो, ये मान लेते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट वाला चैम्बर है, तो जितने सॉलिड होंगे वो तो नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन जो वाटर होगा वो ऊपर होगा। अभी मैंने बताया कि जो नीचे बैठ जाएगा इसका नाम प्राइमरी स्लज है।
तो ऊपर जो पानी होगा उसको क्या कहोगे? ये प्राइमरी इफ्लुएंट है, यही आपके काम का है, ये काम का नहीं है। इसमें तो सॉलिड, इसमें बालू मिट्टी वगैरह कंकड़ पत्थर पड़ा हुआ है, इसको कहीं गड्ढा पाटने में काम आएगा, डंप करेंगे, ये काम का है। इसी का होगा क्या? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट किसका करेंगे, तो कहोगे प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है उसी का क्या करते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। जो इफ्लुएंट निकलेगा कहां से? प्राइमरी सेटलिंग टैंक से, उसी को कहां ले जाओगे? अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट देख लेते हैं कैसे होगा। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही दूसरा नाम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है प्राइमरी इफ्लुएंट जो पास होता है लार्ज एरेशन टैंक में, उसको धीरे धीरे एजिटेट करेंगे और उसमें क्या पंप करेंगे? एयर, जिससे धीरे धीरे ग्रोथ होगी किसकी? एरोबिल माइक्रोब की। किसके होगी? एरोबिक माइक्रोब। किसमें? तो कहोगे फ्लाक बना लेंगे। ब्रैकेट में जो लिखा उसको टिक कर लोगे। क्या फ्लाक क्या है? तो कहोगे मास हैं। किसके? बैक्टीरिया। साथ में क्या है? जिससे बनेगा क्या? मेस लाइक स्ट्रक्चर। उसी मेस लाइक स्ट्रक्चर का ही नाम फ्लाक है। फ्लाक कब बनता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में या बनता है, या एरेशन ट्रीटमेंट में बनता है टैंक में। जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होंगे तो ये कंज्यूम कर लेंगे क्या? मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कहाँ प्रेजेंट होगा? इफ्लुएंट। धीरे धीरे सिग्निफिकेंटली क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्या? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है? तो देखो ये क्या है। अगर 1 लीटर वाटर लिया जाए, 1 लीटर वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो O2 चाहिए, और ये O2 चाहिए किसको? माइक्रोब को। तो हिंदी में सुनेंगे, 1 लीटर सीवेज वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब को जितनी O2 चाहिए उसी को कहेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होगा तो O2 की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, तो BOD भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर इसको तोड़ देंगे तो ये कम हो जाएगा, तो जैसे कम होगा वैसे O2 की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, वैसे BOD भी क्या हो जाएगा? कम। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मेन टारगेट क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मेन टारगेट है BOD घटाना, तो BOD घटेगा। BOD refers to amount of oxygen consumed if all organic matter in is oxidized by bacteria। सीवेज वाटर कब तक ट्रीट करोगे? तो जब तक BOD क्या ना हो जाए। BOD टेस्ट बीच में जो मेजर करते रहेंगे, एक बार BOD क्या हो जाए? कम हो जाए। BOD ये तय करता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर है। अगर BOD ज़्यादा तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा, BOD कम तो ऑर्गेनिक मैटर कम। तो BOD टेस्ट करते रहेंगे, और जब BOD बहुत कम हो जाएगा तो ये मान लेंगे कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन कम हो गया है। ज़्यादा BOD का मतलब ही क्या है? पोल्यूशन क्या है? ज़्यादा है। कह रहा एक बार, वंस, एक बार क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, तो फिर इफ्लुएंट को पास कर देंगे कहाँ? सेटलिंग टैंक में, जहाँ बैक्टीरियल फ्लाक वगैरह धीरे धीरे नीचे सेडिमेंट होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है, और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में नीचे नीचे जो इकट्ठा होगा उसका नाम सेकेंडरी, और जो ऊपर होगा सेकेंडरी इफ्लुएंट।
ये जो सेकेंडरी स्लज है इसी का दूसरा नाम एक्टिवेटेड स्लज है। और इसमें होगा क्या, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। अब देखिएगा, सेकेंडरी इफ्लुएंट वो है जिसकी घट चुकी है क्या, बीओडी। तो इस इफ्लुएंट को कहां भेज देंगे, किसी नेचुरल वाटर बॉडी जैसे रिवर में। लेकिन जो ये एक्टिवेटेड स्लज है या जो सेकेंडरी स्लज है, इसका क्या करेंगे, तो इसको अब नई जगह ले जाएंगे। और उस नई जगह का नाम कहाँ ले जाएंगे, आयन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो सेकेंडरी स्लज जाएगा आयन एरोबिक डाइजेस्टर में, और सेकेंडरी इफ्लुएंट कहाँ चला जाएगा, रिवर या किसी भी नेचुरल वाटर बॉडी में। तो आगे देखते क्या हुआ, सेटलिंग टैंक में ले जाएंगे जहां फ्लाग वगैरह सेटल होंगे। जो नीचे सेडिमेंट बनेगा उसका नाम, थोड़ा सा देखो लिखा है थोड़ा सा, स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को पंप करेंगे वापस किसमें, क्यों, क्योंकि वहां ज्यादा से ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया बढ़ जाएं एज इनाकुलम। लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है उसको कहां ले जाओगे, तो आयन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहाँ जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैं, ये डाइजेस्ट कर जाएंगे किसको, एरोबिक बैक्टीरिया को और फंजाई को। इस डाइजेशन से मिक्सचर बनेगा किसका, गैस का, जैसे मीथेन, H2S, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब को क्या कहोगे। और ये एज ए सोर्स ऑफ, क्योंकि ये क्या है, इनफ्लेमेबल। जो इफ्लुएंट आया होगा कहां से, प्राइमरी ट्रीटमेंट वाला जो इफ्लुएंट था वो कहां गया था, वो सेकेंडरी में आया था। वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला इफ्लुएंट कहां जाएगा, तो कह रहा है किसी नेचुरल वाटर बॉडी जैसे रिवर और स्ट्रीम। बाकी जनरल कहानी है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये सब कौन बना रहा है, तो ये रटना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इनिशिएट किया गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान टू सेव या मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्रीज। बाकी जनरल है। फिर आएगा माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। पहला सवाल यह है कि बायोगैस क्या है, तो कहोगे ये मिक्सचर है किसका, गैस। और मेन कौन है इसमें, हैं कई गैस लेकिन मेन कौन है, मीथेन। बायोगैस कैसे बनती है, तो कहोगे माइक्रोबियल एक्टिविटी, और इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल। कह रहा अलग अलग गैस बनेगा जब अलग अलग माइक्रोब यूज करेंगे। टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड ऑन, कहाँ, तो एक तो इस पर डिपेंड करेगा कि आप माइक्रोब कौन सा यूज कर रहे हैं, और ये भी डिपेंड करेगा ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है। जैसे देखो फर्मेंटेशन करते हैं किसका, डफ का, या किसका, चीज का, या ब्रेड का, तो मेन गैस कौन सी होती है, तो मेन गैस CO2। लेकिन जब बैक्टीरिया आयन एरोबिकली ग्रो करे कहाँ, तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या बन जाएगी, मीथेन, एलॉन्ग विद क्या, CO2 एंड वाटर। तो मेन गैस कौन सी होगी वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है और कौन सा मटेरियल है। ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन बनाएंगे उनको मिथेनोजन कहेंगे या मिथेनोबैक्टीरियम कहेंगे। कहाँ पाए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमनली फाउंड। तो एक आंसर आप ये दोगे, आयन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। दूसरा आंसर कहाँ दोगे, तो होगे र्यूमेन, पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल। तीसरा कहाँ दोगे, तो चूंकि र्यूमेन में होगा तो फिर ये डंग में भी मिलेंगे। लाट ऑफ सेलोजिक मटेरियल कहाँ पाया जाएगा, फूड ऑफ कैटल, जो कहाँ होगा, र्यूमेन। र्यूमेन के जो बैक्टीरिया हैं वो मदद करेंगे किसको, ब्रेकडाउन ऑफ सेलोज। फिर इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे किसमें, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। जो एक्सक्रीटा जिसको डंग कहते हैं, इसमें जिसको गोबर भी कहते हैं, इसमें भी पाए जाएंगे क्या,
तो अगर हम लोग डंग का यूज करें, अगर हम डंग का यूज करें जनरेशन ऑफ, तो इसको कहोगे क्या? तो ये एन एरोबिक मिथेनोजन कहाँ 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 पाए जाते हैं? तो कहोगे 3 जगह। कहाँ कहाँ? एक एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, र्यूमेन, और तीसरा गोबर या डंग। बायोगैस प्लांट कितना गहरा होता है? 10 से 15 फीट। इसमें बायो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, जिसको कहते हैं क्या है? स्लरी। इसके ऊपर कवर कैसा होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है। कैसा होता है? फ्लोटिंग कवर होता है। किसके ऊपर रखा जाता है? स्लरी। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा जैसे जैसे गैस क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। ठीक। यहाँ जो गैस प्रोड्यूस होगी वो पाइप के द्वारा कहाँ पहुंचाई जाएगी? घरों में, वहाँ उनका इस्तेमाल करेंगे। जो स्लरी बाद में निकलेगी उसका इस्तेमाल एज फर्टिलाइजर होगा। ढेर सारा डंग कहाँ अवेलेबल है? तो रूरल एरियाज में अवेलेबल है। बाकी कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन यहाँ है कौन डेवलप किया? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और क्या? खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। माइक्रोब एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। देखो यहाँ कहानी बहुत लिखी है, क्वेश्चन कम है। पहले कहानी सुन लेते थोड़ी सी। क्या कि यदि कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट या पेस्ट किसी क्रॉप को दिक्कत कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर केमिकल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। उससे 2 नुकसान। पहला तो एक तो कास्ट बढ़ जाएगी उसकी फसल की, दूसरा पॉल्यूशन होगा। किसका? सॉयल का और वाटर का, और उससे बायोमैग्निफिकेशन होगा। ये सब दिक्कतें आएंगी। तो उसी का हल है कि केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज ना किया जाए, कोई बायो कंट्रोल एजेंट का यूज किया जाए। ये क्या है? नेचुरल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने में यूज किया जाए तो उसी को बायो कंट्रोल एजेंट कहेंगे। बायो कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल प्रीडेशन के सिद्धांत पर है। जो प्रीडेटर होते हैं वो प्रे को किल करते हैं। यदि वो प्रे आपकी फसल को खा रहा है तो फसल में प्रीडेटर डाल दीजिए, तो प्रीडेटर किसको मार देगा? प्रे को मार देगा, और आपकी फसल बच जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर हमको याद करना है बस। तो पहले पैराग्राफ में कुछ खास नहीं, यही सब लिखा हुआ है कि केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो ये क्या होगा? ये हम लोगों के लिए हार्मफुल होगा। अच्छा, केमिकल पेस्टिसाइड के साथ एक और समस्या है। जब आप पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो वो सारे इंसेक्ट मारे जाते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, लेकिन जो हेल्पफुल होते हैं, बेनिफिशियल, वो भी मारे जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसके नाते क्या करना चाहिए? केमिकल फर्टिलाइजर का यूज या केमिकल मेथड का यूज नहीं करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए। ये लाइन यहां टिक कर लीजिए। बेनिफिशियल, इन लोगों को बचाना भी है, इन लोगों को बचाना भी है, वरना ये सब क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके ऊपर कोई कहानी ही कहानी केवल दी है, काम का क्वेश्चन कम दिया है। रियल में ये यहां से शुरू होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बायो कंट्रोल क्या है, तो कहोगे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि किसी इंसेक्ट या पेस्ट को कंट्रोल करने में यूज हो रहा है तो उसी को कहेंगे बायो कंट्रोल एजेंट। जैसे, तो किसका किसका यूज करोगे? तो बायो कंट्रोल एजेंट में कई चीजें यूज होती हैं, जैसे बैक्टीरिया भी यूज होता है, वायरस भी यूज होता है, फंजाई भी यूज होता है। ठीक है, देखिए कौन कौन यूज हो रहा है। एक लिखा है, एक बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, कहते क्या हो? लेडी बर्ड बीटल, और दूसरा क्या है? ड्रैगन फ्लाई। ये दोनों इंसेक्ट हैं
इनका इस्तेमाल कहाँ करोगे? तो छुटकारा पाना है किसका? एफिड से। और किससे? तो याद ऐसे रखोगे, अगर एफिड्स से छुटकारा पाना है तो किसका इस्तेमाल, और अगर मॉस्क्यूटो से छुटकारा पाना है तो ड्रैगन फ्लाई। उल्टा मत करिएगा, एक काम का सवाल है। एक माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट जो किसको कंट्रोल करेगा? बटरफ्लाई कैटरपिलर को। उस माइक्रोब का बैक्टीरिया कौन सा? बैसिलस thuringiensis, शॉर्ट फॉर्म में बीटी बैक्टीरिया। ये मार्केट में अवेलेबल है एज ए ड्राई स्पोर हैं। पानी में मिक्स कर दीजिए, स्प्रे कर दीजिए प्लांट पर। जैसे किस पर? ब्रेसिका। और कैसे? फ्रूट ट्री। जब ये इसकी पत्तियां कौन खाएगा? इंसेक्ट खाएगा। तो इनसाइड गट ऑफ लार्वा जो टॉक्सिन है वो क्या हो जाएगा? कहाँ? लार्वा गट। और फिर उसके बाद लार्वा गेट क्या? किल्ड। बैक्टीरियल डिजीज मार देगी किसको? कैटरपिलर। लेकिन छोड़ देगी किसको? तो कहोगे बाकी इंसेक्ट। सारे इंसेक्ट को नहीं मारेंगे, केवल जो नुकसानदायक था जिसको मारना था उसी को मारेंगे। तो अनहार्म्ड किनको करेंगे? जबकि अगर आप केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते तो सारे मारे जाते। डेवलपमेंट मेथड, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है जिसमें साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है बीटी टॉक्सिन जीन को किसमें? प्लांट में। और बना लिए हैं बीटी क्रॉप, जैसे बीटी कॉटन। वो कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 10। जरा बताओ, बायो कंट्रोल एजेंट की तरीके से किसका इस्तेमाल करोगे? तो कहोगे पहले इंसेक्ट यूज करेंगे, इंसेक्ट के ही खिलाफ। फिर बैक्टीरिया यूज करेंगे इंसेक्ट के खिलाफ। फिर देखो, एक फंजाई है जिसका नाम, इसको जब यूज किया गया है किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। बहुत बार क्वेश्चन नीट में आया है। फंजाई दैट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट। क्यों? ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का फ्री लिविंग फंजाई है, रूट इकोसिस्टम के पास पाया जाएगा। और ये क्या करता है? ये बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल, बहुत बार नीट में आ चुका है। प्लांट पैथोजन को कौन कंट्रोल करेगा? ट्राइकोडर्मा। फिर आएगा वायरस, कैसा? बैकुलो वायरस। ये पैथोजन है, ये अटैक करेगा इंसेक्ट को या किसको? आर्थ्रोपोड। मेजॉरिटी ऑफ बैकुलो वायरस जो यहाँ यूज होते हैं वो कौन से? वो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। कौन सा? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। दीज वायरस आर एक्सलेंट कैंडिडेट फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में सच आएगी। स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। इसका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। कहाँ? प्लांट पर, मैमल पर, बर्ड पर या फिश पर, या किसी भी नॉन टारगेट इंसेक्ट पर। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन, इसकी कब आवश्यकता पड़ेगी? जब बेनिफिशियल इंसेक्ट को हमको क्या करना होगा? कंजर्व करना होगा। और क्या चलाना होगा? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। बड़ा अच्छा सवाल है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। खासकर किस जगह यूज करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इकोलॉजिकली तो कुछ भी पूछ सकता है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में, या इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में, या बेनिफिशियल को बचाने में सबसे बढ़िया विकल्प आपके पास क्या है? तो कहोगे क्या? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। फिर सुन लेते कहानी। अभी बताएं, अगर किसी पर्टिकुलर फसल को इंसेक्ट या पेस्ट से नुकसान हो रहा है तो उसके खिलाफ क्या यूज कर सकते हो? इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड। केमिकल यूज करोगे तो कई नुकसान, तो उसकी जगह क्या यूज करो? बायोलॉजिकल यूज करो। बिल्कुल वैसे है, अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉप की ईल्ड बढ़ानी, उत्पादन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे। केमिकल फर्टिलाइजर का वही नुकसान क्या? सॉयल और वाटर क्या होगा? पल्यूट होगा। फिर बायोमैग्निफिकेशन होगा, एक्वेटिक एनिमल को दिक्कत आएगी। हल क्या है? हल ये है
केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना करिए। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज ए फर्टिलाइजर यूज करिए। अब सवाल यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज ए फर्टिलाइजर कैसे यूज करोगे? तो कहोगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल में न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ा देगा। तो अगर न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ा देगा तो उसको हम बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर कहेंगे। देखो विद आवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज मेजर काज। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो वही क्या होगा, फिर से पोल्यूशन होगा। वी नाउ रियलाइज दैट प्रॉब्लम केमिकल फर्टिलाइजर के ओवर यूज से है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो पहला सवाल ये है, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो क्या यूज करोगे? बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? तो कहोगे ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनरिच करते हैं क्या, कहाँ, सॉइल में। अब कौन कौन से होंगे? तो देखो, या तो बैक्टीरिया यूज करोगे, या तो फंजाई यूज करोगे, या तो साइनो बैक्टीरिया। कह रहा आप पढ़ चुके हो किसके बारे में? नोड्यूल ऑफ रूट ऑफ क्या, लेग्यूमिनस प्लांट, क्योंकि वहां सिम्बियोटिक एसोसिएशन है किसका? ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? फिक्स करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें? ऑर्गेनिक फॉर्म। जिनको कौन यूज करेगा? प्लांट यूज करेंगे। लेकिन कुछ और बैक्टीरिया हैं जो फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन को, किस फॉर्म में? फ्री लिविंग, जैसे एजोस्पाइरलम, एजोबैक्टोबैक्टर। याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? तो एजाटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम बताइएगा। लेकिन सिम्बियोटिक पूछेगा तो राइजोबियम बताइएगा। हाँ और भी, लेकिन कम से कम ये याद रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन से बैक्टीरिया हैं जो बायो फर्टिलाइजर की तरीके से यूज होंगे, तो या तो राइजोबियम, या तो एजाटोबैक्टर, या तो एजोस्पाइरलम। वैसे देखो, फंजाई सिम्बियोटिक एसोसिएशन करती है किससे? प्लांट। तो क्या बनता है? माइकोराइजा। स्पेशली कौन सी फंजाई है? ग्लोमस, जो क्या बनाएगी? माइकोराइजा। फंजल सिम्बियॉन्ट इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब। ये क्या एब्जॉर्ब करेंगे? ये याद रखिएगा, ये फास्फोरस एब्जॉर्ब करेंगे। और कहाँ करेंगे? प्लांट को दे देंगे। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन सोज अदर बेनिफिट, जैसे प्लांट को रेजिस्टेंस मिलेगा किससे? प्लांट को टॉलरेंस मिलेगा किससे? सैलिनिटी से या डफ से। ओवरऑल इंक्रीज करेगी क्या? तो फिर उसको फंजाई को क्या मिलेगा? तो फंजाई को न्यूट्रिशन मिलेगा। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें? एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, जो फिक्स कर सकते हैं क्या? जैसे एनाबिना, नास्टाक और आसिलाटारिया, ये तीनों करते हैं। एनाबिना, नास्टाक और आसिलाटारिया। बस एक बात याद रखिएगा, आसिलाटारिया में वो हेट्रोसिस्ट नाम की चीज नहीं होती है। याद है साइनोबैक्टीरिया, उसमें हेट्रोसिस्ट याद है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली सेल, वो आसिलाटारिया में नहीं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, पैडी फील्ड में इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर कौन है? तो आंसर क्या देंगे? साइनोबैक्टीरिया। या क्या कहोगे? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या जोड़ देते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल। कहाँ? सॉइल में। तो क्या बढ़ जाएगी? फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। हमारी कंट्री में बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल हैं जो यूज कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है? क्योंकि अगर केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो बहुत जल्दी मिट्टी की जो फर्टिलिटी एबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो उससे भी बच जाएंगे। तो आराम से बताएं कौन कौन बायो फर्टिलाइजर है, कौन कौन बायो कंट्रोल एजेंट है? बायो कंट्रोल एजेंट बता दीजिए पहले। तो बायो कंट्रोल एजेंट में इंसेक्ट हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई और लेडी बर्ड बीटल, ठीक है। और बैक्टीरिया कौन सा? बैसिलस थुरिनजिएंसिस। और फिर फंजाई कौन सी? ट्राइकोडर्मा। और फिर वायरस कौन सा? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। खत्म। बायो फर्टिलाइजर में कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया भी आता है, फंजाई आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम, जो सिम्बियोटिक है। और एजाटोबैक्टीरिया, एजोस्पाइरलम, फ्री लिविंग है। फिर फंजाई आएगी कौन सी?
माइकोराइजा बनाएगी, ग्लूमस फंजाई याद रखेंगे, फास्फोरस बढ़ाएंगे, फिर कौन सी आएगी, साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना नास्टाक और आसला डायरिया। चैप्टर कंप्लीट हो गया।